नाज़रीन आदाब। क़िस्तवार प्रोग्राम ख्वाबों का सफ़र लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सिलसिले के तहत हम आपको दिलचस्प और अहम जानकारियाँ फराहम करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान पर जितना फ़ख्र करें उतना कम है। इस मुल्क ने दुनिया भर को आला दिमाग जीनियस अफराद की एक बड़ी तादाद दी है। हिंदुस्तानी स्कॉलरों के कारनामे हमेशा से पूरी दुनिया के लिए रोशनी की एक मीनार रहे हैं। इस सिलसिले में एक नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वो शख्सियत हैं जिन्होंने किसी एक मैदान में नहीं बल्कि कई शोबों में जबरदस्त काम किया है। मैथमेटिक्स और स्पेस यानी खला के बारे में उनकी खोज ने दुनिया भर में रिसर्च के नए दरवाजे खोल दिए। आइए आज की किस्त में आर्यभट्ट की खिदमत पर एक नजर डालें। अरे रेहान, तुम यही हो? आज ब्रेक टाइम में भी पढ़ाई? खेलने नहीं जाना? नहीं यार, तुम लोग जाओ। मुझे अपना मैथ्स का होमवर्क पूरा करना है। कल नहीं कर पाया था। अगर आज तौफीक सर से कलेक्ट नहीं करवाया तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। यार तुम भी अजीब हो। ब्रेक टाइम में होमवर्क कर रहे हो और घर में होमवर्क के वक्त सोते हो या खेलते हो? अभी तो टीचर्स की तरह डांटना बंद कर। चलो ठीक है, तुम अपना होमवर्क करो। काम पूरा हो जाए तो ग्राउंड में आ जाना, हम वहीं पर हैं। ठीक है। यार ये मैथ्स भी खूब है, कर दो तो मुश्किल और ना करो तो सर 0 नंबर दे देंगे। पता नहीं 0 को किसने इजाद किया, आफत कर दी है हमारे लिए। और पढ़ा नहीं जाता। आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। मैंने सुना है कि तुम जीरो की खोज करने वाले के बारे में जानना चाह रहे थे। मैं आर्यभट्ट हूँ। मैंने ही जीरो को दुनिया भर में पहुँचाया था। ओह, अच्छा आपने? अगर तुम जीरो के बारे में कुछ जानना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप बताइए ना। तो सुनो, जीरो की तारीख बहुत पुरानी है। जीरो की खोज हमारे भारत में ही हुई थी, इसको सब मानते हैं। लेकिन और बातें भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि कबील और मायाथीजियों में जीरो का इस्तेमाल हुआ, मगर ये इस्तेमाल मकबूल नहीं हो सका। भारत में जीरो की शुरुआत कब और कहां से हुई? श्री नंदी के नाम एक दिगंबर जबीन मुनि ने लोक 3 भाग नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें सबसे पहले जीरो का जिक्र मिलता है। अच्छा। सन 1498 में मैंने एक फॉर्मूला दिया, जिसके मुताबिक किसी चीज को 10 गुना करने के लिए उस आदाद के आगे जीरो लगा दिया जाए। मैंने आर्यभट्ट नाम की किताब में जीरो के लिए एक मखसूस निशान भी मुतय्यन किया। मतलब आपने जीरो की बकायदा खोज कर डाली? हाँ, हमारे यहाँ से ही ये जीरो पूरी दुनिया में गया। 12वीं सदी तक हमारा ये जीरो यूरोप तक पहुँच गया। अरब में जाकर हमारा ये जीरो 0 बन गया। लेकिन आपने जीरो को जीरो का ही नाम क्यों दिया? नहीं, हमने वैसे शून्य कहा था। तुम जानते हो, शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, और दरअसल ये आदाद भी कुछ नहीं जाहिर करता। मैंने जीरो के साइंटिफिक कवानीन भी इजाद किए, जिन्हें तुम आज भी पढ़ते होगे। जैसे? मैंने बताया कि जीरो से किसी भी नंबर को गुना किया जाए तो नतीजा जीरो ही आता है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो हमारी मैडम भी पढ़ाती हैं। सन 1114 से 1185 के दरमियान भास्कर आचार्य नामी एक एक्सपर्ट ने जीरो को और ज्यादा मुअस्सर तरीके से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने भी जीरो के कई कानून दिए। मतलब जीरो हम भारतीयों की खोज है? बिल्कुल।
अब मैं तुम्हें जीरो की अहमियत के बारे में कुछ बताता हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जीरो की मैथ्स में कितनी अहमियत है? मैं बताता हूँ। जीरो हमारे मैथ्स में उतना ही अहम है जितनी हमारी जिंदगी के लिए हवा। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी से जीरो को हटा कर देखो और बताओ क्या हो जाता है। आप बताइए। क्या तुम जीरो के बगैर मोबाइल फोन, लैंडलाइन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। तुम्हारी किताबें अगर 9 से ज्यादा सफ़ाहात की हों तो उन पर पेज नंबर कैसे डालोगे? तुम्हारी घड़ी में 9 से ज्यादा बज गए तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने तो अब तक जीरो को बेकार ही समझा होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे परेशान मत हो, मैं मजाक कर रहा था। दरअसल जीरो को शून्य कहने की वजह से हम उस आदात को बेकार समझ लेते हैं, जबकि उसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, शून्य लफ्ज जीरो के लिए इस्तेमाल होने से बहुत पहले से ही हमारे यहाँ मौजूद था। लेकिन जीरो का नाम शून्य रखने की क्या वजह थी? दरअसल शून्य लफ्ज ये जाहिर करता है कि कुछ नहीं है। मसलन मैं कहूँ कि मेरे पास 0 रुपए हैं, तो तुम क्या समझोगे कि मेरे पास कितने रुपए हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास तो रुपए ही नहीं है। बिल्कुल सही। मतलब ये हुआ कि जीरो ना होने को दिखाता है और जीरो दरअसल अदद होने के बावजूद कुछ नहीं है। तुम अगर किसी अदद में जीरो जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर घटा दो तब भी कुछ नहीं। इसलिए जीरो का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल हुआ। ओहो, तो ये बात है। हमारा ये जीरो अरब में जाकर सिफर कहलाया, जिसका मतलब होता है खाली। बाद में ये सिफर ग्रीक में जीरो हो गया और उसने अंग्रेजी तक पहुंचते पहुंचते अपना नाम बदलकर जीरो कर लिया। अब दुनिया भर में इसे जीरो कहा जाता है। ओहो, तो शायद माफी माना में इसलिए जीरो इस्तेमाल होता है। हाँ, आपने तो वाकई में एकदम कमाल कर दिया। आप हम भारतीयों के लिए एक आइडल हो। ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे तुमसे और सभी देशवासियों से यही उम्मीद है कि जिस तरह एक जमाने में पूरी दुनिया इल्म के मामले में हमारे पीछे पीछे चलती थी, ऐसे ही हम सब आज भी दुनिया से अपना लोहा मनवाएंगे, हमेशा सबसे आगे रहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस देश में जीरो इजाद हुआ था, उसके वासी कभी जीरो ना रहे बल्कि हीरो रहे। बिल्कुल सही कहा रेहान। हम जीरो नहीं। जीरो बनाया, हम जीरो नहीं। जीरो बनाया, रेहान, हम रेहान! जीरो नहीं। रेहान, ये क्लासरूम है, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हें क्या लगता है क्लासरूम में सो सोकर हीरो बन जाओगे? सॉरी सर, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। बैठ जाओ। सर रेहान अक्सर क्लास में पढ़ते वक्त सो जाता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। सर रेहान को पनिशमेंट मत देना। हाँ ठीक है, बैठो। अच्छा बच्चों, कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसे निकालकर डेस्क पर रख लीजिए। रेहान, सर मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं होती तब तक तुम बाहर कान पकड़कर बैठे रहो। गो आउट। रेहान, इस बार तुम्हें किस बात की सजा मिली है? मैम, इस बार मैंने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए तौफीक सर ने मुझे ये पनिशमेंट दी। रेहान, तुम्हें अपना होमवर्क नहीं भूलना चाहिए। आगे से हमेशा वक्त पे होमवर्क करना, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम तौफिक जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका दिन? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, मुझे मालूम है इन लोगों को कैसे कंट्रोल करना होता है। अरे हाँ, एक स्टूडेंट था जिसने बहुत परेशान किया। एक तो होमवर्क नहीं किया और दूसरा क्लासरूम में ही सो गया। पता नहीं आजकल के बच्चे पढ़ाई में इस तरह लापरवाही क्यों करते हैं। मुझे पता है, उसका नाम रेहान है। आपको मैं कुछ रेहान के बारे में बताती हूँ। चलिए ठीक है। आइए। ये सही है कि वो कम पढ़ता है, लेकिन चीजों को समझने की उसकी सलाहियत बहुत बेहतरीन है। अच्छा। जरा इसकी कॉपी पे नजर डालिए। देखिए, मैंने इसे 100 में से 100 नंबर दिए हैं। अच्छा। ये देखिए। एक चीज होती है संजीदगी। जी। किसी भी तालिबे इल्म की जिंदगी में इसकी बहुत अहमियत होती है। जी, वो संजीदा है। जल्द ही उम्मीद है अच्छा भी करेगा। हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। इंशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, हमें उसकी खास केयर करनी चाहिए। जी, चलिए। सही कह रहे हैं आप। अरे ओ छोटे मियाँ, तूने मेरे मैथ्स के पेपर देखे क्या? हाँ भाईजान, वो यहाँ है। कितनी बार तुझे कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर? रिहान, ये इक्वेशन तूने सॉल्व किया? अरे हाँ, नाज़रीन, आर्यभट्ट ने हमारे निज़ाम शमसी के बारे में खोजबीन की। उन्होंने बताया कि हमारे निज़ाम शमसी में 9 प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आर्यभट्ट ने साल के दिनों के हिसाब किताब के ताल्लुक से भी अहम नज़रियात पेश किए। नाज़रीन, आर्यभट्ट का नाम तारीख में एक बड़े मैथमेटिशियन के तौर पर हमेशा दर्ज रहेगा। आर्यभट्ट ने अपनी किताब में रियाजी मैथमेटिक्स के नए उसूल बताए। हेलो। अच्छी गेम हाँ, है। आप कौन बोल रहे हैं? इसको इधर करो ना। हाँ, इसको आप कब मिलना चाहते हैं? कल तो मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, आप परसों आ जाइए। अरे मुझे दिखाओ। ठीक है, दिखाओ। तो फिर एक काम कीजिए, आप कल शाम को प्लीज 8 बजे आ जाइए। ठीक है जी? दे दो ना मुझे। 6 बजे? ठीक है, आ जाइए। हाँ, 8 बजे तक। ठीक है, खुदा हाफिज। मुझे दिखाओ अब एक बार। इधर। बेगम जी, खाना जरा जल्दी लगाइए। बस ला रही हूँ। टीवी पर आर्यभट्ट की डॉक्यूमेंट्री सैटेलाइट पर आने वाली है, वो भी तो देखनी है। बस अभी लाई। आर्यभट्ट की डॉक्यूमेंट्री? ये तो मैं भी देखूंगा। अप्पू से बोलता हूँ जाके। अब्बू, ये वही आर्यभट्ट है ना जिन्होंने जीरो को पूरी दुनिया में पहुंचाया था? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला उनके बारे में? बस पता है। रिहान के अब्बू, आइए, खाना लग गया है। फरीसा, प्लेट दो।
बस 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 हो गया। क्या बना है आज? रिहान, हम्म? लो बेटा। फरीजा, रिहान की दादी कहाँ है? हाँ मैं बुलाती हूँ उन्हें। हाँ आप लोग खाइए। हाँ। फरीजा, वो देना। ले लो। जी, स्पून पास करना। थैंक यू। बिस्मिल्लाह करो। अम्मी, डिनर लगा दिया है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। मैंने एक साहब को ढूंढ निकाला है जो रिहान को बुरे ख्वाबों से निजात दिलाएंगे, अगर इलाज पाबंदी से किया गया तो। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कौन है वो और आपका उनसे राब्ता कैसे हुआ? है एक साहब, हमें उनसे मिलना है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना ही होगा। रेहान पर जिन्नों का साया है जिसकी वजह से वो इतना सोता है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दवा खानी बंद कर दूंगी। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं अम्मी। बुरे ख्वाब सबको दिखाई देते हैं, इसमें भूत प्रेत कहाँ से आ गए? वैसे भी रिहान दिन भर कितना खेलता है, तो थक कर तो सोएगा ही। और कोई बात नहीं है अम्मी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। रेहान के अब्बू से मैं बात कर चुकी हूँ, वो मान गए हैं और मुझे उन साहब से जरूर मिलना है। वो काले जादू के माहिर हैं। अच्छा रिहान, एक बात बताओ, कल तुमने ही मेरा मैथ से क्वेश्चन सॉल्व किया था ना? नहीं भाईजान। भाईजान, मुझे तो लगता है कि जब मैं सो रहा था तब मेरे हाथों ने खुद ब खुद चल के आपकी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया होगा। क्या रिहान, मजाक मत करो और सच सच बताओ किसकी मदद ली थी उस इक्वेशन को हल करने के लिए? भाईजान, मैं मानता हूँ कि ये इक्वेशन मुश्किल थी, लेकिन मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। तुम्हें भला कैसे मालूम हो सकता है? एडवांस अलजेब्रा, लॉजिक या एल्गोरिदम के जैसे टफ टॉपिक्स के बारे में? वो सब तो तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है। आप शायद मुझे ठीक से नहीं जानते। अगर जानते तो ये सवाल कभी नहीं करते। अब न्यूज चैनल्स की तरह पहेलियां मत बुझाओ और सीधा सीधा जवाब दो। एक तो जनाब की इक्वेशन सॉल्व करके मदद करो और बदले में डांट भी सुनो। कर भला तो हो बुरा। एक्सक्यूज मी मियाँ, पहली बात मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी और दूसरी बात कि तुम मेरे कमरे में आए और मेरी किताबें चुराईं। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने में इतना वक्त क्यों ले रहे थे और ये क्यों बड़बड़ा रहे थे कि अगर क्लास में इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाए तो इज्जत तो नीलाम होगी ही और साथ में डॉली के सामने इज्जत का कचूम्बर बन जाएगा। डॉली? कौन डॉली? मैं किसी डॉली वाली को नहीं पहचानता। भाईजान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डॉली आपकी क्लास में पढ़ती है और मेरी मालूमात के मुताबिक आप उस पे मरते हो। रिहान, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और झट से साबित करके बताओ कि ये सॉल्यूशन तुमने किया है। ठीक है भाईजान, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मुझे इससे भी मुश्किल सवाल दे दीजिए और अगर मैं उसको हल करने में कामयाब रहा तो आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि इसका हल मैंने ढूंढा है और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो आप समझ लीजिएगा कि मैंने किसी और की मदद लेके इसे सॉल्व किया है। तो सोच के बताओ कि तुम्हें कौन से चैप्टर से प्रॉब्लम दूं। कुछ भी चलेगा भाईजान, चाहे वो अलजेब्रा हो, स्टैटिस्टिक्स हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा बच्चू, तो ऐसी बात है। तुझे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से ही इक्वेशन दूंगा, तेरे लिए खास बचा के रखा मैंने। कहीं मजाक मजाक में मैंने अपने लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर ली? भाईजान कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। पहली इक्वेशन ही इतनी मुश्किल थी, ये वाली उससे भी ज्यादा मुश्किल निकली तो? क्या हुआ छोटे मियाँ, कहीं तुम्हें चुनौती देके पछतावा तो नहीं हो रहा है? सोच लो, अभी भी वक्त है। अपनी हार मान लो, एटलीस्ट तुम्हारी इज्जत तो बच जाएगी। नहीं भाईजान, वो मैं ये सोच रहा था कि हारने के बाद आपका चेहरा देखने लायक होगा। चलो चलो जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। 5 मिनट? ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई भाईजान, और अभी तक तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखा।
सिर्फ 5 मिनट और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। बच्चू बस 1 मिनट बाकी है। जवाब मिल गया। अरे ये तो बिल्कुल सही है। ये तुमने कैसे किया? ये करते करते मुझे तो बहुत टाइम लग गया था। मुश्किल तो ये वाकई में है, लेकिन एक मुकाम तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग रास्ते होते हैं और मैंने सिर्फ ये 4 मिनट एक बहुत आसान सा रास्ता चुनने में लगाए। अरे मुझे यकीन हो गया कि तुम ज़हीन हो, लेकिन तुम्हें वक्त कहाँ मिलता है ये एडवांस स्टडी करने के लिए? भाईजान, स्टडी सिर्फ मेरे लिए मार्क्स लाने का जरिया नहीं है, बल्कि नई नई चीजों को सीखना भी मेरे लिए मस्ती से कुछ कम नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा करना हमेशा समझदारी नहीं होगी, क्योंकि नई नई तालीम लेने के चक्कर में कहीं तुम अपनी क्लास के कामों को ना भूल जाओ। हाँ भाईजान, हाल ही में मुझसे अपना मैथ्स होमवर्क छूट गया था और तौफीक सर ने मुझे बहुत डांटा और सजा भी दी। वो तो हमारे स्कूल में नए आए हैं, ना जाने क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। हाँ छोटे मियाँ, पहला असर तो बहुत लोग याद रखते हैं, लेकिन अगर पहला असर खराब हो गया तो उसे ठीक करने में बहुत वक्त लगता है। हाँ भाईजान, और उस दिन मैं क्लासरूम के बाहर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, तब सान्या मैम ने मुझे आके देखा और उस दिन की तरह मुझे इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई। बच्चों, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भाईजान, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसमें कभी कभी सजा भी होती है, लेकिन मैं उस सजा का रूबरू करने के लिए तैयार हूँ। यार ठीक ऐसे ही एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रामानुजन, और उनकी रियाजी में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी वो दुनिया के मुश्किलों से मुश्किल सवालों के हल निकाल पाते थे। तो फिर भाईजान, उनको रियाजी की तालीम हासिल हुई कहाँ से? छोटे मियाँ, यही तो हैरत की बात है कि उन्होंने रियाजी की तालीम खुद अपने आप ली थी। इन लोगों को ऑटोडायडेक्ट कहते हैं, और मुझे लगता है तुम भी थोड़े इन लोगों के जैसे ही हो। सही कहा भाईजान आपने। रामानुजन की तरह लोग बंदिशों में नहीं रह सकते, और अगर उनको आजाद छोड़ दिया जाए तो वो लोग इस जहान को नायाब तोहफे देकर जाएंगे। छोटे मियाँ, तुम कह रहे थे कि तुम्हें सिफर के बारे में बहुत दिलचस्पी है। हाँ भाईजान, क्या आपको कुछ शून्य के इजाद के बारे में पता है? हाँ, सिफर के इतिहास के बारे में पता है। तो बताइए ना प्लीज। अब तुम्हें ये तो बताने की जरूरत नहीं कि सिफर की इजाद किसने की थी। जी भाईजान, आर्यभट्ट ने किया था। लेकिन ये मत सोचना कि आर्यभट्ट ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने सिफर के बारे में सोचा था, बल्कि उनसे हजारों साल पहले मायन तहजीब ने जीरो का इस्तेमाल अपनी नंबरिंग सिस्टम में किया था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कभी मशहूर नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत खुफिया लोग थे। रियाजी और एस्ट्रोनॉमी में उनका मुकाबला तो आज भी कोई नहीं कर सकता। अरे, ये बातें तो काफी दिलचस्प लग रही हैं। हाँ छोटे मियाँ, सिफर तो अरब में भी था, लेकिन आर्यभट्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे दुरुस्त था, और इसी वजह से वो दुनिया के सामने मशहूर हो गया, और सिर्फ आर्यभट्ट को ही सिफर की इजाद करने का खिताब मिला है। शुक्रिया भाईजान, मुझे तो शून्य के बारे में इतना सब कुछ पता ही नहीं था। आपने तो मुझे काफी मालूमात दे दी। ठीक है, अब तुम पढ़ो, मैं चलता हूँ। जी। आर्यभट्ट ने रियाज के हवाले से जो इंकशाफात किए, उन्हें बाद में आने वाले स्कॉलरों ने अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया और नए उसूल कायम किए। नाजरीन, आर्यभट्ट हमारी साइंसी विरासत का एक चमकता हुआ सितारा है। भारत का एक सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से ही खला में दागा गया।